नमस्कार साथियों, मैं हूं यादवेंद्र सिंह। लाइफ आई स्टडी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड पाठ्यक्रम के सेकेंड ईयर के पेपर समावेशी विद्यालय का सृजन के अंतर्गत दूसरे मॉडल पेपर का अभ्यास करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉडल पेपर 2 BD 203। इसमें पहला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण निम्न में से है। विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण, तो पहला ऑप्शन है शारीरिक रूप से भिन्न बालक, मानसिक रूप से भिन्न बालक, सामाजिक रूप से विचलित बालक अथवा उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये जो प्रकार हैं तीनों ये विशिष्ट बालकों के वर्गीकरण के ही हैं। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, ये सभी विशिष्ट बालक होते हैं। ये हम वर्गीकरण देख लेंगे यहाँ पे। शारीरिक रूप से भिन्न बालक, मानसिक रूप से भिन्न बालक, शैक्षिक रूप से भिन्न बालक और सामाजिक रूप से भिन्न बालक। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से अक्षम बालक की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर विशेषताएं दी गई हैं कुछ। अच्छा सामाजिक समायोजन, आत्मविश्वास की कमी, हीन भावना, संवेगात्मक असंतुलन। तो ये जो तीन बातें ये नीचे लिखी गई हैं, ये तीनों क्या हैं? ये गलत बातें लिखी हुई हैं। आत्मविश्वास की कमी, हीन भावना और तो इसमें सही बात जो है वो है अच्छा सामाजिक समायोजन। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये एक विशेषता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, मानसिक मंदता की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी? ये मानसिक मंदता, मेंटली स्लोनेस होता है एक तरीके से, कि जो बच्चा मानसिक रूप से धीमा होता है, तो उसकी परिभाषा दी है डूल ने। इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि क्रोध करने वाले बालक कौन होते हैं। यहाँ पर जैसे सामान्य बालक होते हैं, पिछड़ा बालक होता है, समस्यात्मक होता है या प्रतिभाशाली। तो प्रतिभाशाली तो नहीं होता है, सामान्य नहीं होता है। क्रोध करता है तो सामान्य कैसे हो सकता है? मतलब हालांकि सामान्य बालक भी क्रोध कर सकते हैं, पिछड़ा बालक ये नहीं, बल्कि समस्यात्मक बालक का प्रकार होता है क्रोध करने वाला बालक। तो इसको हमने पिछले वीडियो में समझा था कि समस्यात्मक बालक वे बच्चे होते हैं जो कक्षा, विद्यालय, घर में समस्या उत्पन्न करते हैं। सामान्य बालकों से व्यवहार में अधिक भिन्न होते हैं, ऐसे बालक समस्यात्मक बालक होते हैं। ये इनके कुछ प्रकार हमने यहाँ पर पिछले वीडियो में भी दिखाया था, तो यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानसिक द्वंद्व का मुख्य कारण है। तो मानसिक द्वंद्व का मुख्य कारण यहाँ पर पूछा गया है भौतिक एवं जैविक, सामाजिक एवं संवेगात्मक, आर्थिक, सभी, उपरोक्त सभी। यही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, यानी कि पार्शियली ब्लाइंड है, पार्शियली है ना, पार्शियली ब्लाइंड है, तो उसके लिए क्या बातें की गई हैं वो देखते हैं। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए, नहीं, ये बात सही नहीं है। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, ये सही बात है। बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में, ये बात सही नहीं है, क्योंकि बच्चे के लिए आंशिक रूप से देख सकता है तो उसको तो सही नहीं देख पा रहा ना, तो उसे एक विशेष प्रावधान की जरूरत होती है। उसे पृथक संस्थान में रखना चाहिए, तो इस समावेशी का मामला नहीं रहेगा, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। तो यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? वैयक्तिक भिन्नता, सामान्य से विशिष्ट की ओर, निरंतरता, अंतः संबंध। तो यहाँ पर
ये अंतर संबंध नहीं होगा, गलत। निरंतरता ये भी गलत है। सामान्य से विशिष्ट की ओर भी गलत हो जाएगा। ये इंडिविजुअल डिफरेंस की बात है कि एक बच्चा जल्दी सीख ले रहा है, एक बच्चा उसको थोड़ी देर में सीख रहा है, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात है, यानी कि व्यक्तिक भिन्नता। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टर्मन के अनुसार बालक की विशेषता क्या है। तो टर्मन के अनुसार यानी कि उत्तम शारीरिक विकास, शैक्षिक विकास, बौद्धिक विकास और उपरोक्त सभी। तो इस सभी प्रकार के विकास की बात करते हैं टर्मन। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ये नहीं पूछ रहा है, यानी बच्चा जो है प्रतिभाशाली नहीं होगा। यहाँ पर विचारों में सृजनात्मक तो प्रतिभाशाली होता है। दूसरों के साथ लड़ना ये बात सही नहीं है। अभिव्यक्ति में अनूठापन ये भी सही है। कौतूहल यानी जिज्ञासा ये भी सही बात है। तो कुल मिला के इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 10। तो 10वां प्रश्न ये है कि किस स्तर की बौद्धिक क्षमता होने पर बच्चों में समस्या व्यवहार पाया जाता है। यानी कि ये देखेंगे तीव्र बौद्धिक योग्यता, मंद बौद्धिक योग्यता, तीव्र एवं मंद बौद्धिक योग्यता, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये सी सही होगा, क्योंकि ज़्यादा तेज अगर बुद्धि का बच्चा है तो वो वहाँ पर भी समस्या व्यवहार होगा, और अगर मंद बुद्धि बच्चा है तो उसका भी, उस बच्चे में भी समस्या व्यवहार होगा। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है समावेशन का सामान्य अर्थ क्या है। यानी समावेशन, इंक्लूजन का जनरल जो मीनिंग है वो क्या हो सकता है। सभी को छात्रवृत्ति देना, ये बात सही नहीं है। खास वर्गों को शिक्षा देना, ये भी बात सही नहीं है। अगला है अल्पसंख्यकों को, नहीं ये बात। समान कक्षा कक्ष वातावरण, ये सही है। एक क्लास में आप किसी भी प्रकार के बच्चे को, यानी कि चाहे वो भिन्न है चाहे वो सामान्य है, दोनों प्रकार के किसी भी प्रकार के बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं तो वो समान जो है कक्षा कक्ष वातावरण, ये समावेशन का सामान्य अर्थ है। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम के आधारभूत घटक कितने हैं। कितने पूछ रहा है पाठ्यक्रम के आधारभूत घटक। तो पाठ्यक्रम के आधारभूत घटक होते हैं 3। इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। अशक्त छात्रों के प्रति दया का भाव प्रदर्शित करना चाहिए, नहीं। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में बांटना चाहिए, बिल्कुल नहीं। केवल प्रतिभाशाली एवं केवल वाली बात ही गलत होती है। तो कुल मिलाकर के इसका उत्तर हो जाएगा ए। यह विश्वास कर लेना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता और शक्ति के आधार पर सीखने की क्षमता होती है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा का सिद्धांत है। तो समावेशी शिक्षा का सिद्धांत क्या है। सब पढ़ें सब बढ़ें, भेदभाव रहित शिक्षा, साक्षरता दर बढ़े, या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो कुछ है ही नहीं। भेदभाव रहित शिक्षा, ये सही बात हो जाएगी। उसका उत्तर हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पर समावेशन में यही मतलब है कि किसी भी प्रकार के बच्चे को पढ़ाना है एक ही क्लासरूम में। 15वां प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में समावेशी शिक्षा का अधिकार उल्लेखित है, यानी लिखा हुआ है। तो ये अनुच्छेद 46 में लिखा हुआ है समावेशी शिक्षा का अधिकार। अगला प्रश्न है समावेशी बालक समूह बनाते हैं। तो समावेशी बालक जो हैं वो विषमांगी समूह बनाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है समावेशी विद्यालय के प्रकार हैं। समावेशी विद्यालय किसी भी प्रकार का हो सकता है, निजी भी हो सकता है, पब्लिक स्कूल हो सकता है, गृह होम ट्यूशन्स की भी बात हो सकती है, बच्चे को घर जाके पढ़ा दें टीचर्स, या उपरोक्त सभी। तो ये सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान कहाँ है। तो ये आपका वाराणसी में स्थित है, ये सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है संकेत विद्यालय संचालित होते हैं। तो संकेत विद्यालय ये
प्री प्राइमरी हेतु संचालित किए जाते हैं, इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधक का मुख्य निर्धारक होता है। तो कक्षा प्रबंधक का मुख्य निर्धारक यहाँ पर भौतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ये सभी बातें सही हैं। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी क्लास मैनेजमेंट कैसे डिसाइड किया जाता है, हम भौतिक रूप से भी करते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से भी करते हैं और सामाजिक रूप से भी करते हैं। क्लास मैनेजमेंट का मतलब यहाँ ये है कि बच्चों को हमें यानी कि भौतिक रूप से भी समझाना है, एक एक बच्चे को देखना है। मनोवैज्ञानिक यानी कि बच्चे की बात समझनी पड़ेगी, बच्चा क्या चाह रहा है। और सामाजिक का मतलब ये है कि अगर हम देख रहे हैं कि बच्चा किस प्रकार के समुदाय से बिलोंग करता है तो उसको भी देखना होगा। तो ये तीनों ही फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि क्लास मैनेजमेंट के सहायक हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, विशेष कक्षा के लिए आवश्यक है। अब विशेष कक्षा के लिए सब कुछ विशेष होना चाहिए, विशेष विधि होनी चाहिए, विशेष अभ्यास होना चाहिए, विशेष बालक होना चाहिए और विशेष के लिए उपरोक्त सभी। तो यही सही होता है, उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य चक्षु क्षमता है। तो इसका ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका सी सही हो जाएगा, 2070 से 20200। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता विशिष्ट शिक्षक की नहीं है। तो देखिए, विशिष्ट शिक्षक का मतलब विशिष्ट शिक्षक सहयोगी होगा, ठीक है, संसाधन युक्त होगा, ठीक है, अहंकारी नहीं होना चाहिए, ऊर्जावान तो होना ही चाहिए। तो इसका सही जो आंसर है वो होगा आपका सी, सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, डिस्ग्राफिया संबंधित है। डिस्ग्राफिया देखिए, अब डिस्ग्राफिया जो है यहाँ पर लेखन अभ्यास से संबंधित होता है, तो यहाँ हम बात करेंगे, सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम संरचना का मुख्य सिद्धांत क्या है। पाठ्यक्रम संरचना का सिद्धांत पूछ रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं पाठ्यक्रम संरचना यानी कि जो आपका सिलेबस है वो कैसे बनना चाहिए, वो बालक केंद्रित के हिसाब से यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, CHI, ये चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, ठीक है। बच्चे को ध्यान में रखते हुए, बच्चे के सभी हित ध्यान में रखते हुए तब हमें पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। अगला प्रश्न ये डेट से संबंधित है, पूछा गया विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। तो विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को हर साल, तो 20 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमजोर छात्रों को प्रेरित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो हम बात करेंगे प्रथम बेंच पर बैठाना चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। उनकी प्रशंसा करके उन्हें अच्छे कार्य करने को कहना चाहिए, ठीक बात है। कक्षा में केवल, ये केवल शब्द लाया, ध्यान देने को कहना चाहिए, नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। उन्हें कक्षा में ध्यान, ये तो ना देने वाली बात तो बात है ही नहीं। अगला प्रश्न है, तो इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे हम कि कक्षा में अनुशासन में रखना, ठीक बात है। कक्षा में समयानुवर्ती होना, ये भी ठीक बात है। छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना और एक सुबकता होना, वैसे तो सारी बातें ही सही हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो मतलब बढ़िया बात है यहाँ पर, तो वो हो जाएगी छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना, इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं, यानी ये इंश्योर करना कि शिक्षिका क्लास को क्या है, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन होते हैं, मानक निर्देश दे रही है। बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना, ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके, ये बात सही नहीं है। यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले, ठीक है। कक्षा के लिए एक ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़ सके, तो ये समान गति का मामला तो लगता नहीं है सही, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि यह सुनिश्चित करना कि बच्चा अपने संभावना को प्राप्त करने का पूरा अवसर ले पा रहा है, यानी तो सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तम विशिष्ट शिक्षा, उत्तम विशिष्ट शिक्षा क्या है।
तो अलगाव की बजाय एकीकरण पर ध्यान दे, कौशल विकास पर अधिक ध्यान दे, अक्षमताओं से ध्यान हटा दे, या उपयुक्त सभी। तो जी ये सभी बातें सही लग रही हैं, सही हैं भी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अलगाव की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि एकीकरण की बात होनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। और ये जो बच्चे के अंदर कोई इनएबिलिटी है उसकी बात कर रहे हैं, तो वो हम उस पर ध्यान ना दें, बल्कि जो एबिलिटीज़ हैं उनको और अच्छे से बढ़ाएं, तो ये उत्तम विशिष्ट शिक्षा हो जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न 31, निर्देशन होता है। देखिए, निर्देशन यानी कि डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन, तो ये जो डायरेक्शन है ये कैसा होना चाहिए? ठीक है, तो डायरेक्शन आपका व्यक्ति केंद्रित होता है। ठीक है, तो इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32, निर्देशन की व्यवस्था की जाती है। तो निर्देशन की व्यवस्था क्यों की जाती है? समस्या की जानकारी के लिए, सहायता करने के लिए, अनुसरण करने के लिए, या उपरोक्त सभी। यही सही है, ये ऊपर की तीनों ही बातें जरूरी हैं, इसलिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट शिक्षक का गुण नहीं है, ये पूछ रहा है। तो यहां देख लीजिए, सामाजिकता ये विशिष्ट शिक्षक का गुण होना चाहिए, धैर्यशीलता होना चाहिए, सहनशीलता भी होना चाहिए, अध्ययनशीलता भी होना चाहिए, पक्षपात यानी कि ये बात सही नहीं है, यही डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्देशन का प्रकार है। तो हम निर्देशन के प्रकार, देखिए यहां पर आपसे दो प्रश्न ध्यान में देने की बात है। एक निर्देशन के प्रकार पूछ रहा है, तो निर्देशन के कितने प्रकार पूछेगा तो आप आंसर दे देंगे 3 प्रकार का है यहाँ पर, शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन और व्यक्तिगत निर्देशन। और निर्देशन के प्रकार हैं, तो ये डी सही है इसका, और हम यहाँ पर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है 35, परामर्श का प्रकार पूछा है यहाँ पर। परामर्श का प्रकार क्या है? तो परामर्श मनोवैज्ञानिक परामर्श भी है, नैदानिक भी है, छात्रों का परामर्श, छात्र उपरोक्त भी। डी सही हो जाएगा इसका, 35 का डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक निर्देशन का प्रकार नहीं है। तो शैक्षिक निर्देशन का प्रकार नहीं है का बात कर रहे हैं, तो यहां पर डी ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यानी कि व्यक्तिगत निर्देशन ये भी है, व्यवसायिक और यानी कि हम तीनों प्रकार से शैक्षिक निर्देशन दे सकते हैं बच्चों को। ठीक है, अगला प्रश्न है, पेटरसन ने निर्देशन के कितने प्रकार बताए हैं? तो पेटरसन ने 5 प्रकार निर्देशन के बताए हैं, तो इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, 5 प्रकार बताए हैं। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न से पहले देख लेंगे कि पीटरसन के अनुसार निर्देशन के जो प्रकार हैं वो ये हैं, यानी कि व्यवसायिक होता है, शैक्षिक होता है, व्यक्तिगत इंडिविजुअल, आर्थिक इकोनॉमिकल और स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन। ये पूरे 5 प्रकार होते हैं पीटरसन के अनुसार। अगला प्रश्न है यहाँ पर, परामर्श से संबंधित उपकरण है। ठीक है, परामर्श से संबंधित उपकरण, टूल पूछ रहा है ना, टूल रिलेटेड टू द गाइडेंस। तो यहाँ पर संचित अभिलेख ये भी होता है, साक्षात्कार, आत्म कथाएं और निरीक्षण, ये सभी जरूरी हैं, तो ये डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39, प्रधानाध्यापक जन्मजात एवं निर्मित दोनों होता है, यह कथन है। तो ये कथन है पी रेन का। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। तो आप इसे पी टू पी ऐसे करके याद कर सकते हैं। पी रेन मतलब पी और प्रिंसिपल मतलब पी। तो ये आपके लिए एक छोटी सी मैंने ट्रिक आपको बताई है, अगर आप इसे समझ सकें तो अच्छा है। आगे है 39 के बाद 40, फ्रायड की मनोथेरेपी आधारित है। फ्रायड की मनोथेरेपी, तो ऑप्शन है व्यक्ति के इतिहास पर, व्यक्ति के आदत निर्माण पर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ए, व्यक्ति के इतिहास पर। हिस्ट्री हम देख लेंगे, बच्चा कैसा है, पहले कैसे पढ़ता रहा है, उसने कैसे पढ़ाई की है, उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, उसके हिस्ट्री पर हम देखते हुए आगे हम बढ़ते हैं। तो ये फ्रायड की मनोथेरेपी है। अगला प्रश्न है, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। क्या बताया जा सकता है? क्या करने योग्य है, क्या ना करने योग्य है, दोनों ही बातें हैं।
तो उसका उत्तर हो जाएगा क्या करने योग्य क्या ना करने योग्य, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42। ठीक है, देखिए आपसे दो तरह से बहुमाध्यम करके पूछ सकता है या आपसे मल्टीमीडिया करके भी पूछ सकता है। इनका प्रकार क्या है? प्रिंट मीडिया ये भी बहुमाध्यम है या मल्टीमीडिया है, चित्रित ये भी होता है और लिखित। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। टोली शिक्षण का लाभ है, टोली शिक्षण ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो लाभ क्या है? देखो, अनुदेशन की गुणवत्ता में सुधार, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस की क्वालिटी में सुधार हो ही जाएगा क्योंकि हम ज़्यादा लोगों को एक साथ ही इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। समय एवं शक्ति की बचत, ये भी ठीक है। अनुशासन स्थापित होने में सहायक, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है अधिगम असमर्थी लर्निंग डिसेबल जो बच्चे होते हैं उनके परीक्षण की विशेषता क्या होनी चाहिए? तो उपादेयता, विश्वसनीयता, वैधता या उपरोक्त सभी। तो यही सही हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। हर प्रकार ये ऊपर के तीनों ही प्रकार जैसे उपादेयता, विश्वसनीयता और वैलिडिटी, इन सभी प्रकार के परीक्षणों से हम बच्चे की जो विशेषता है वो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। आउट ऑफ बॉक्स चिंतन, ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो ये आपका अपसारी चिंतन है। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में उत्तम शिक्षण है, यह कथन किसका है? तो ये कथन सिम्पसन साहब का है, सिम्पसन जी ने ये कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। दल शिक्षण प्रणाली के कितने सोपान होते हैं? तो दल शिक्षण प्रणाली के 3 सोपान होते हैं, तो सी सही हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, ये दल शिक्षण प्रणाली के सोपान हैं, आप देख सकते हैं, योजना, व्यवस्था और मूल्यांकन। ठीक है, अगला प्रश्न है दल शिक्षण के सिद्धांत क्या हैं? तो दल शिक्षण के सिद्धांत की बात करें तो हम अधिगम का निरीक्षण तथा शिक्षक की जिम्मेदारी, ठीक है, छात्रों की संख्या तथा समस्या समाधान, नेक्स्ट है सामग्री का चयन तथा विषय वस्तु के व्यवस्थित क्रम का, या उपरोक्त सभी। तो ये सभी बातें यहाँ पर दल शिक्षण में आती हैं, तो ये सही हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 49। सहकारी अधिगम यानी कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब यह है कि अंग है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब होगा कि खेल द्वारा अधिगम, ठीक है, खेल में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, एक साथ सीखे जाते हैं। समूह द्वारा सीखना, ये भी ठीक है। शैक्षिक प्रदर्शन द्वारा, ये भी ठीक है। आता है उपरोक्त सभी, तो यही सही हो जाएगा 49 का डी। अगला प्रश्न है लास्ट, भाषा कौशलों के विकास हेतु उपकरण है। देखिए, भाषा कौशल के लिए कंप्यूटर कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, दृश्य श्रव्य सामग्री भी ठीक है, भाषा प्रयोगशाला या उपरोक्त सभी। तो भाषा कौशलों के विकास के लिए भाषा की वर्कशॉप की बात जरूरी है, लैंग्वेज वर्कशॉप, तो इसका सी सही हो जाएगा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, आप लोग इसको अच्छे से तैयार रखें, आ सकता है। ठीक है, तो साथियों ये थे मॉडल पेपर 2 के कुल 50 प्रश्न, तो आप लोग इसे अच्छी तरह से तैयार कर लें और अगले 50 प्रश्नों का हम अभ्यास मॉडल पेपर 3 में करेंगे। तब तक के लिए आप इसे देख लीजिए और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें, लाइफ स्टडी IAS। थैंक्स फॉर वॉचिंग।